फरेबी इश्क और इंतकाम, संजोग से बनी संगिनी, सीज़न 2 एपिसोड नंबर 11। अब तक आपने पढ़ा वेदांत और शताक्षी के बीच की ये करीबी क्या इन दोनों के बीच एक नए रिश्ते को कायम कर पाएगी, और क्या होगा उस रिश्ते का अंजाम। क्या वेदांत इस रिश्ते के खातिर भूल जाएगा अपना बदला, या फिर आएगा कहानी में कोई दिलचस्प मोड़। चलिए जानते हैं कि इन दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या नया मोड़ देता है। चलिए देखते हैं अब आगे। शायद आज की ये रात न शताक्षी सोने वाली थी और ना ही वेदांत सोने वाला था। बाहर बारिश होने जा रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली कड़कने की आवाज़ सुन शताक्षी का बार बार घबरा कर वेदांत को कस के गले लगाना वेदांत के कंट्रोल को तोड़ रहा था। बाहर एक और बार तेज बिजली कड़की। जैसे ही शताक्षी ने इस बार वेदांत को पकड़ा, वैसे ही वेदांत ने शताक्षी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए खुद उसके ऊपर आकर कहा। वेदांत शताक्षी की तरफ देख कर बोला। वेदांत बोला, जिस तरीके से आप मेरे करीब आ रही है मिस राणा, कहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊं। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हें ऐसे देखकर मैंने खुद को कितने हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है, और उस पर तुम्हारा यूँ मुझे बार बार पकड़ना। जानती हो ना, एक लड़की ऐसी हालत में अगर एक लड़के के करीब जाए तो लड़के के लिए कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होता। जैसे ही शताक्षी ने वेदांत के मुँह से यह सुना तो वो टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। शायद वो दोनों एक दूसरे की करीबी से और एक दूसरे के करीब आ रहे थे। वेदांत ने शताक्षी को देखा। वो उसका हाथ छोड़कर जैसे ही दूसरी तरफ लेट रहा था, वैसे ही शताक्षी ने वेदांत को अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों से अपने होठों को जा लगाया। वेदांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके होश उड़ चुके थे। शताक्षी का उसके होठों पर अपने होठ रख देना और फिर झट से अपने होठों को दूर कर देना वेदांत को बहकाने के लिए और उकसाने के लिए काफ़ी था। शताक्षी की यह हरकत वेदांत को उकसा चुकी थी। जैसे ही शताक्षी वेदांत से दूर हुई तो वेदांत ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों को अपने होठों से दोबारा लगा लिया और उन्हें बेतहाशा चूमने लगा। अब शताक्षी भी वेदांत का साथ देने लग गई थी। वेदांत जो कि धीरे धीरे शताक्षी के होठों को चूस रहा था, उसने अचानक शताक्षी के होठों को छोड़ उसके माथे पर चूमा। शताक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो फिर शताक्षी के होठों के करीब आया। उसने शताक्षी के होठों के साथ साथ शताक्षी की जीभ को भी चूसना शुरू कर दिया था, जिससे शताक्षी काफ़ी हद तक बहक चुकी थी। तभी वेदांत ने अपने होठों को शताक्षी के गर्दन के पास लगाया तो उसकी सिसकियाँ निकल गई। जैसे सुनकर वेदांत और ज़्यादा उत्तेजित हो चुका था। उसने धीरे धीरे शताक्षी के शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए तो उसे शताक्षी का गोरा बदन नजर आया। इसे देख कर वेदांत तो पागल हो रहा था। वेदांत ने शताक्षी के बदन के हर एक हिस्से पर अपने होठों को फिराना शुरू कर दिया। वहीं शताक्षी की सिसकियाँ और आहें काफ़ी हद तक बढ़ने लगी, जो वेदांत को उत्तेजित करने के लिए काफ़ी थी। वहीं वेदांत ने अपनी शर्ट को अपने बदन से बाहर निकाला और फिर शताक्षी के बदन से एक एक करके उसके सारे कपड़े बाहर निकालने लगा। उसने शताक्षी की शर्ट पूरी तरीके से खोल कर रख दी। शर्ट खोलते ही उसने शताक्षी को पूरी तरीके से देखा तो वो देखता ही रह गया। हालांकि उसकी नज़रें अभी तक शताक्षी के बाजू पर पड़े लाल निशानों पर नहीं गई थी। जैसे ही उसने शर्ट को पूरी तरीके से निकाला तो वो उन लाल निशानों को देखने लगा। उसके वहाँ अचानक रुक जाने से शताक्षी ने अपनी आंखें खोली तो पाया वेदांत उसके निशानों को देख रहा है। ये देखकर तो शताक्षी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। वेदांत बोला, ये तुमने क्या किया शताक्षी? तो वहीं शताक्षी कुछ ना बोली। फिर वेदांत उसकी तरफ देखकर एक बार फिर बोला। वेदांत बोला, बताओगी कैसे हुआ ये सब? तभी शताक्षी बोली, उन लोगों ने यहाँ छुआ था और मैं उनकी छुअन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए खुद को साफ करने की कोशिश करने लगी। मैं गंदी हो गई थी उनके छूने से। वेदांत बोला, तुम पागल हो, तुम साफ हो। किसने कहा कि तुम गंदी हो चुकी हो? और ऐसी पागलों वाली हरकतें कौन करता है? देखो जख्म बन गया है, मैं दवाई लेकर आता हूँ, रुको। इतना कहकर वेदांत वहाँ से उठने वाला ही था कि तभी शताक्षी ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। शताक्षी बोली, मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इस छुअन को मिटाना है। वेदांत ने जैसे ही ये सुना तो उसने अपने होठों को उन सभी जख्मों पर रखकर धीरे धीरे चूमना शुरू किया, मानो वह शताक्षी के शरीर के हर एक हिस्से पर खुद के नाम की मोहर लगा रहा हो। शताक्षी और वेदांत इस समय काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे। धीरे धीरे दोनों कब बिना कपड़ों के हुए उन्हें पता ही नहीं चला। वेदांत काफ़ी हद तक उत्तेजित हो चुका था। वहीं शताक्षी की सिसकियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह वेदांत को और ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। और फिर वो पल आया जब शताक्षी ने अपना सब कुछ वेदांत को दे दिया। शताक्षी की सिसकियाँ वेदांत को और ज़्यादा उत्तेजित किए जा रही थी। और फिर वो पल आया जब शताक्षी ने अपना सब कुछ वेदांत को सौंपा। जब शताक्षी रिलैक्स हुई तो वेदांत फिर से शुरू हो गया। एक दूसरे से प्यार करने का ये सिलसिला रात के सुबह के 3 बजे ख़त्म हुआ था।
वेदांत और शताक्षी थक कर चूर हो चुके थे। वेदांत जब शताक्षी के बगल में लेटा तो शताक्षी ने वेदांत की चेस्ट को पकड़ते हुए उसे गले लगा लिया और उसके पास इस तरीके से चिपक गई मानो वो कोई खरगोश हो। वहीं वेदांत ने भी शताक्षी को अपने पास करके रख लिया था। वह दोनों ही नींद के आगोश में जा चुके थे, बिना इस बात को सोचे कि उन दोनों की नज़दीकियों का अंजाम क्या होगा। दोनों बेखबरी से और बेफिक्र होकर सोए हुए थे। पूरी रात बीत चुकी थी। सुबह का उजाला हुआ तो लगभग सुबह के 8 बज रहे थे। जब शताक्षी की नींद खुली तो उसने देखा उसने वही शर्ट पहनी हुई है जो रात को उसने पहन रखी थी। अपने बदन पर वो शर्ट देखकर वो समझ गई कि उसे ये शर्ट वेदांत ने पहनाई है। पर उसने कमरे में वेदांत को ढूंढना चाहा तो उसे वेदांत कहीं नजर नहीं आया। उसने बाहर का मौसम देखा तो अभी भी बारिश हो रही थी। वह कमरे से बाहर आई तो उसे वेदांत किचन में नाश्ता बनाता हुआ दिखा। वो वेदांत के पास आई और उसे पीछे से गले लगाकर धीरे से बोली। शताक्षी बोली, गुड मॉर्निंग। वेदांत ने जैसे ही शताक्षी का गुड मॉर्निंग सुना तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, मानो उसे देखकर ऐसा लग रहा हो कि इस मुस्कान के पीछे कोई मकसद छिपा हुआ हो। पर जैसे ही वो शताक्षी की तरफ पलटा तो उसने अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशंस लाते हुए कहा। वेदांत बोला, गुड मॉर्निंग। शताक्षी बोली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वेदांत बोला, तुम सोई हुई थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ। शताक्षी बोली, तुम्हें नाश्ता बनाना आता है? वेदांत बोला, ऑफ कोर्स डार्लिंग, मुझे सब कुछ बनाना आता है। मेरी मॉम ने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ है। तभी शताक्षी बोली, सर्वगुण संपन्न बेटा है आंटी का। वेदांत बोला, करेक्ट। तुम रूम में जाओ, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, और हाँ, चेंज कर लेना, तुम्हारे कपड़े आ गए हैं। वैसे तो मौसम अभी भी ठीक नहीं है, बारिश कल रात से हो रही है और मैंने पता लगाया तो रास्ता अभी भी ब्लॉक है, तो तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। शताक्षी बोली, और तुम नहीं रुकोगे यहाँ? वेदांत बोला, क्यों, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुकूं? शताक्षी ने इस बात पर कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। वेदांत धीरे से खुद से बोला, तीर निशाने पर लग गया है। जो मैं चाहता था उसका पहला स्टेप तो हो गया। अब तुम देखती जाओ, देखते जाना कि मैं तुम्हारे घर पर कैसे भूकंप लेकर आता हूँ। नाश्ता लेकर वेदांत थोड़ी ही देर में कमरे में आ चुका था। जब वो कमरे में आया तो उसने देखा शताक्षी ने चेंज कर लिया है। उसने इस समय सूट सलवार पहना हुआ था। वेदांत को कपड़ों का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए उसने अपने मैनेजर से कहकर सिंपल इंडियन ड्रेस मंगवा ली थी, क्योंकि उसने घर पर रूहिका को इन्हीं कपड़ों में देखा था। और राद्रिजा जो कपड़े पहनती थी उसके बारे में उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उसके तो कपड़े ही कितने नाम थे, और अगर वह आद्रिजा से कुछ पूछता तो वो काफ़ी सवाल जवाब करती, इसलिए उसने चुपचाप इंडियन वेयर मंगा दिए। शताक्षी ने जब वेदांत को देखा कि वो खाना लेकर आ चुका है तो वो वेदांत की तरफ देखते हुए बोली। शताक्षी बोली, ये कपड़ों की चॉइस कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं है तुम्हारी? वेदांत बोला, क्यों, क्या खराबी है इंडियन वेयर में, तुम पहनती नहीं हो क्या? शताक्षी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहनती हूँ, पर तुम्हें इस चीज़ का इतना नॉलेज कैसे? तभी वेदांत बोला, मुझे बस एक इसी चीज़ का नॉलेज है। इंटरनेट पर इंडियन वेयर ड्रेस काफ़ी होती हैं, तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि एक सिंपल इंडियन ड्रेस ले आओ, और वो ले आया। अच्छा लगा कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई। शताक्षी बोली, हाँ, काफ़ी कंफर्टेबल है। वेदांत बोला, ठीक है, आओ खाना खा लो। शताक्षी बोली, तुम्हारा चार्जर मिलेगा, मुझे मेरा फ़ोन चार्ज करना है। वेदांत ने शताक्षी की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और अपने आईफोन का चार्जर निकाल कर शताक्षी को दे दिया। शताक्षी ने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया, जो कि इस समय बिल्कुल डेड हुआ था। शताक्षी ने खाना खाया और उसके बाद वो बिस्तर पर बैठी, बस इस इंतज़ार में थी कि कब रास्ता खुला और वो अपने घर जाए। लेकिन मौसम को देखकर लग नहीं रहा था कि आज वो घर जा पाएगी। शताक्षी नाश्ता कर रही थी कि तभी वेदांत का फ़ोन बजा। शताक्षी को उसने नाश्ता करने का इशारा किया और खुद फ़ोन रिसीव करने बालकनी में चला गया। फ़ोन रूहिका का था। कॉल रिसीव करने के बाद वेदांत ने रूहिका को बता दिया कि वो घर नहीं आएगा, जिसे सुनकर रूहिका थोड़ी परेशान थी। लेकिन जब उसने ये बताया कि रास्ता ब्लॉक हुआ है और वो फार्म हाउस पर है तो रूहिका को काफ़ी तसल्ली हुई। वेदांत ने घर पर ये बता दिया था, लेकिन घर पर ये नहीं बताया था कि फार्म हाउस पर वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ शताक्षी भी है। वहीं शताक्षी अपने कमरे में बैठी लेटी हुई थी। आज का दिन उसको काफ़ी बड़ा लग रहा था। तभी कमरे में वेदांत आया। वेदांत ने शताक्षी को लेटा हुआ देखा तो उसके चेहरे पर एक और बार मुस्कान आ गई, और फिर वो वापस से बस उसके बगल में आकर लेट गया। शताक्षी, जो कि वेदांत को देखकर हैरान थी, वो कुछ ना बोली और उसके पास आकर और करीब हो गई। वेदांत शताक्षी की ओर देखकर बोला। वेदांत बोला, वैसे जो कल कुछ हुआ, क्या वो ठीक था मिस राणा? तभी शताक्षी बोली, यही सवाल मैं भी सोच रही थी मिस्टर राठौर। ये सुनकर वेदांत ने शताक्षी को पकड़ते हुए उसे तुरंत अपनी तरफ किया और खुद उसके ऊपर आ गया, और फिर एक अजीब सी आंखों से उसे देखने लगा। शताक्षी के पास आकर वेदांत शताक्षी के बेहद करीब था।
उसकी आंखों में चमक थी जिसे शताक्षी ने महसूस कर लिया था, लेकिन शताक्षी उस कशिश और उस चमक को समझ पाती उससे पहले ही वेदांत उसकी तरफ देखकर फिर बोला। वेदांत बोला, अब तक तो तुम्हें कल रात की बात को याद करके खुशी हो रही थी, पर अब अगर तुम्हें रिग्रेट भी होगा कल रात की बात को याद करके, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेदांत सिंह राठौर की मुहर लग चुकी है तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से पर। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं दिखा देता हूँ। शताक्षी बोली, मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर राठौर, क्या ये सब आपके हिसाब से सही था? वेदांत बोला, तुम्हें क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये नॉर्मल है। शताक्षी बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, ये सब नॉर्मल है? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या बोल रहे हो वेदांत? शताक्षी ने वेदांत को पहली बार उसके नाम से बुलाया था, नहीं तो वो उसे अभी तक मिस्टर राठौर ही कह रही थी। वही वेदांत मुस्कुराते हुए फिर बोला। वेदांत बोला, ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, नॉर्मल ही तो है, और वैसे भी हम बिजनेस पार्टनर हैं, और कभी कभी बहक भी गए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें अच्छे से खुश किया होगा। वैसे भी एंजॉय तो तुमने भी काफ़ी अच्छा किया था। मेरा पूरा बदन अभी भी टूट रहा है, और तुम्हारे दिए हुए कल के वो निशान मेरी पीठ पर अभी भी हैं। जैसे ही शताक्षी ने ये सुना तो वो अलग से भाव से वेदांत को देखने लगी। उसने वेदांत को खुद के ऊपर से धक्का देना चाहा और बोली। शताक्षी बोली, मिस्टर राठौर, फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हाँ, कल जो कुछ भी हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हो चुका है, और वैसे भी आपकी लाइफ में कोई इंसान है नहीं, तो हम इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। वेदांत, जो कि अभी भी शताक्षी के करीब था, वो शताक्षी के हाथों को पकड़ते हुए अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाकर बोला। वेदांत बोला, सच में आपको लगता है कि हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए? शताक्षी राणा, वैसे भी कभी कभी बिजनेस में टेस्ट ड्राइव चल जाती है। जैसे ही शताक्षी ने यह सुना तो वो गुस्से से भर उठी। उसने अपना हाथ वेदांत के हाथों से छुड़ाया और उसे खुद से दूर धकेलने लगी। वेदांत जानता था कि शताक्षी ऐसा ही कुछ रिएक्ट करेगी, इसलिए वो भी दूसरी तरफ हो गया। वेदांत के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, जो कल रात और थोड़ी देर पहले तक शताक्षी को प्यार का एहसास दिला रही थी। ये वो मुस्कान नहीं थी। इस समय वेदांत कुछ अलग ही नजर आ रहा था। शताक्षी गुस्से से बोली, ये किस तरीके की बेहुदा बातें कर रहे हैं आप मिस्टर राठौर? मैं कोई वैसी लड़की नहीं हूँ जिसके साथ आप टेस्ट ड्राइव लेंगे। मैं राणा इंडस्ट्री की मालकिन हूँ, और आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की? वेदांत बोला, वाह मिस राणा, कल रात आप एक अनजान लड़के के साथ रात गुजार कर अभी भी उसी इंसान के बिस्तर पर उसी की बाहों के अंदर लेटी हुई थी। तब आपको ये सब चीज़ें याद नहीं आई? जैसे ही मैंने ये सब कहा आपको तुरंत गुस्सा आ गया। मिस राणा, ये सब कुछ नॉर्मल है, और डोंट वरी, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हम चाहें तो एक राउंड और कर सकते हैं। मौसम भी है, माहौल भी है, और कमरा और बेड तो है ही, जिसका हमने कल भरपूर उपयोग किया है। इतना कहकर वेदांत ने शताक्षी की ओर देखकर आंख मारी तो शताक्षी ये सुनकर गुस्से में आ चुकी थी। वेदांत उसके करीब बढ़ रहा था कि तभी उसने एक जोरदार तमाचा वेदांत के गाल पर लगा दिया। अचानक तमाचा पड़ने से वेदांत गुस्से से बौखला उठा। शताक्षी गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली। शताक्षी बोली, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम ये सब बातें सोच सकते हो। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो गलती तो नहीं थी। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वन नाइट स्टैंड की तरह माना जाएगा। मेरे करीब आज तक कोई इंसान नहीं आया जितना तुम आए हो, और तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब नॉर्मल मैं करती हूँ सबके साथ। तुम्हें समझा क्या है मुझे? मैं कोई वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे ये सब करने का शौक़ रहता है। जैसे ही वेदांत ने शताक्षी को गुस्से में देखा तो उसने भी काफ़ी गुस्सा आ गया। उसे वो थप्पड़ बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने शताक्षी के दोनों हाथों को पकड़ा और गुस्से से उसे बिस्तर पर पटकते हुए बोला। थप्पड़ पड़ते ही वेदांत की आंखों में अंगारे बरसने लगे। उसने शताक्षी को गुस्से से देखा और कहा। वेदांत बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे थप्पड़ मारने की? अभी तक तो सब कुछ प्यार से करने को कह रहा था, लेकिन नहीं, तुमने थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी शताक्षी राणा। अब मैं तुझे बताता हूँ कि वेदांत सिंह राठौर को थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है, और वैसे भी शताक्षी राणा के करीब जाने का हक ना सिर्फ वेदांत सिंह राणा का ही है, था और हमेशा रहेगा। ये हक किसी और का नहीं हो सकता, समझी? कल मैं तेरी रूह से जुड़ा था। कल का एहसास हम दोनों के बीच में एक प्यार का एहसास था, जिसे हर वो लड़की डिज़र्व करती है जो पहली बार किसी के करीब जाती है, और तुमने भी वही महसूस किया था। लेकिन आज नहीं। आज मैं जो तुझे दर्द दूंगा उसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं होगा, और ना तुम लगा पाओगी, और मुझे थप्पड़ क्यों मारा इस बात पर रिग्रेट फील करोगी। वेदांत के इस गुस्से को देखकर शताक्षी बेहद डर गई थी, इसलिए उसकी तरफ देखकर बोली। शताक्षी बोली, वेदांत छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? वेदांत बोला, बिल्कुल चुप, अभी तक तो कुछ किया नहीं है, लेकिन अब ज़रूर होगा। इतना कहकर वेदांत ने शताक्षी के होठों पर अपने होठ लगा दिए और उन्हें बेदर्दी तरीके से चूमने लगा।
शताक्षी वेदांत को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी पर वो कामयाब नहीं हो पाई। वेदांत ने शताक्षी को खुद के चंगुल में काफ़ी बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था। शताक्षी अपने हाथ पैर मार रही थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। शताक्षी जो कि अब ये सोच रही थी कि आखिर ये सब क्यों कर रहा है, वो वेदांत को बार बार रोके जा रही थी। वहीं काफ़ी देर तक जब वेदांत गुस्से में पागल हो गया तो वो एक बार फिर शताक्षी के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने ये किया तो शताक्षी वेदांत को हटाने लगी। ये देखकर तो वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शताक्षी बोली, स्टॉप इट वेदांत, मुझे दर्द हो रहा है। वेदांत बोला, दर्द देने के लिए तो कर रहा हूँ डार्लिंग, तुम्हें क्या लगा कि तुमसे प्यार से करूँगा? तुम्हें दर्द देने के लिए तो मैंने इतना सब कुछ प्लान किया था। जैसे ही शताक्षी ने प्लान शब्द सुना तो वह अचानक से वेदांत को देखने लगी। वेदांत बोला, ऐसे क्या देख रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैंने क्या प्लान किया था? चलो बता ही देता हूँ। मैंने ही प्लान किया था उन गुंडों को भी, और कल रात जो कुछ भी हुआ था उसे भी, क्योंकि मैं ना तुमसे बदला लेना चाहता था। उन गुंडों को मैंने ही हायर किया था। तुम्हारी गाड़ी भी मैंने ही ख़राब करवाई थी, पर देखो किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। इतने हसीन मौसम में तुम खुद मेरे करीब आई। मैं तुम्हारे करीब नहीं जाना चाहता था, लेकिन तुमने खुद सामने से मुझे अप्रोच किया, खुद को मुझे सौंप दिया, तो मैं कैसे मना कर सकता था? और देखो कल रात हमारे प्यार का गवाह तुम्हारे बदन पर मेरे दिए हर एक निशान, हर एक लव बाइट बना है। मैंने तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से पर अपनी होठों की छाप छोड़ी हुई है। जैसे ही शताक्षी ने ये सुना तो उसके तो होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शताक्षी रोते हुए बोली, ये सब कुछ तुमने किया? वो गुंडे, वो सब मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाना, ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी? सचमुच में क्या वेदांत? वेदांत बोला, ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैंने ही प्लान किया था। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं वहाँ कैसे आ गया, जबकि तुम्हारा और मेरा घर तो अलग अलग डायरेक्शन में है? सोचो, पर अब क्या फ़ायदा सोचने का? तुमने वहाँ पर सोचा ही नहीं जहाँ पर सोचना चाहिए था, और तुम्हारे ना सोचने से मुझे फ़ायदा हो गया। देखो, तुम्हारे पास खोने के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, जो किसी भी लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होती है। रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद तो इंसान एक बार खोने के बाद कमा लेता है, लेकिन इज्जत, वो एक बार चली गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आती। अब तुम अपने होने वाले पति को क्या बताओगी? तुमने किसी और के साथ वो सब कुछ कर लिया। शताक्षी बोली, क्यों किया तुमने ऐसा? इतना बड़ा धोखा? आखिर बिगाड़ा क्या था मैंने तुम्हारा? हटो मेरे ऊपर से। शताक्षी, जो कि खुद को कवर करके वेदांत को हटाना चाहती थी, वो रोने लगी। वेदांत उसे रोता हुआ देखकर बोला, वेदांत बोला, डोंट बी क्राई बेबी, अभी तो मैंने सिर्फ एक राउंड किया है। दूसरे राउंड में तुमने बीच में ही रोक दिया, और क्या हटो तुम्हारे ऊपर से? मैंने तो सब कुछ देख लिया है। तुम्हारे बदन के हर एक एक हिस्से को, तुम्हारे बदन पर कितने तिल हैं, सब कुछ देखे हैं। और तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया, तुम्हें धोखा क्यों दिया? तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह थी तुम्हारा बाप दिग्विजय राणा। उसके कर्मों की सज़ा भुगत रही हो तुम, समझी? जैसे ही वेदांत के मुंह से शताक्षी ने ये सुना तो उसके तो होश उड़ गए। शताक्षी बोली, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। वेदांत बोला, वही जो तुमने सुना। मैंने सब कुछ किया क्योंकि मैं तेरे बाप से नफ़रत करता था, बेइंतहा नफ़रत। क्योंकि उस इंसान के कारण मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है, और उस इंसान के कर्मों की सज़ा मिल रही है तुम्हें। क्योंकि तुम्हारी एक सबसे बड़ी गलती है कि तुम उस इंसान की बेटी हो, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब उस इंसान की वजह से हुआ है। और अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि सज़ा देना क्या होता है। जब किसी इंसान की इज्जत उस इंसान के पास नहीं रहती तो इंसान जीते जी किस तरीके से तड़पता है और मरता है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। हाईवे वाली रोड में कोई ब्लॉकेज नहीं हुआ है, रोड बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हें अपने पास रोकने का बहाना चाहिए था, कल रात भी और आज भी। देखो ना, मेरी बातों में कितनी आसानी से आ गई तुम। पर तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें आसानी से और आराम से घर छोड़ दूंगा। तभी शताक्षी गुस्से से बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। वेदांत बोला, शौक से लेकर जाओ, पर बोलोगी क्या कि मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? सीरियसली खुद को देखो, तुम्हारी बॉडी एग्जामिन होगी, वहाँ डॉक्टर कंफर्म करेगी कि जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ था वो विद कंसर्न हुआ था। तुमने खुद मुझे परमिशन दी थी। मैं भी बोल दूंगा कि तुम और मैं रिलेशनशिप में थे, तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने का बस बहाना चाहिए था, तो तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया। जैसे ही शताक्षी ने ये सुना वो गुस्से से बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वेदांत कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। वेदांत बोला, उम्मीद तो तुम्हें अब इस बात की भी नहीं होगी जो मैं करने वाला हूँ। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, और हाँ, अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ बताने की कोशिश की तो कल रात जो कुछ भी हुआ उससे अच्छे से डिस्क्राइब करके सबको बताऊंगा। जैसे ही शताक्षी ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसका बदन एक पल के लिए ढीला हो चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेदांत ने उसके पिता से नफरत निकालने के लिए उसके साथ ये सब किया। तो शताक्षी हैरानी से वेदांत को देखने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी ओर देखकर शताक्षी अपने आंखों में आंसू लिए बेतहाशा रोते हुए बोली, शताक्षी बोली,
तुम सिर्फ मेरे पापा से बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर गई कि तुमने मेरे साथ ये सब। शताक्षी इतना कहकर जोर जोर से रोने लगी। तभी वेदांत फिर बोला, डोंट बी क्राई डार्लिंग, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है, चलो एक और राउंड करते हैं। वैसे भी कल रात से मेरा मन नहीं भरा है। तुमने कल रात सॉफ्ट रोमांस चाहा तो मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी हद तक सॉफ्ट रोमांस किया था। अब मेरी बारी। मुझे हार्ड रोमांस पसंद है और अब मैं ना वही करूँगा। इतना कहकर वेदांत ने शताक्षी को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और ना ही कुछ समझने का। वो शताक्षी के साथ एक बार फिर शुरू हो चुका था। तो वहीं शताक्षी, जो कि वेदांत के दिए धोखे से बिल्कुल टूट चुकी थी, वो अब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वेदांत ने उसके बदन के साथ ही नहीं बल्कि उसके जज्बात और उसके भरोसे के साथ भी खिलवाड़ करा था। काफ़ी देर तक वेदांत शताक्षी के साथ रोमांस और प्यार करता रहा। शताक्षी को दर्द हो रहा था, लेकिन वेदांत की सच्चाई जानने के बाद उसने अपने होठों से उफ तक नहीं निकाली। वेदांत उसे दर्द देने की लगातार कोशिश कर रहा था ताकि शताक्षी चीखे चिल्लाए, लेकिन उसके मुंह से कुछ न सुनकर वेदांत ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो शताक्षी की आंखों में आंसू साफ देख सकता था, जिसे वो महसूस कर रहा था कि वह पहले ही कुछ न बोली, लेकिन वो जो चाहता था वो कर चुका था। लगभग 4 से 5 घंटे तक वेदांत शताक्षी के साथ काफ़ी बार करीब हुआ, और जब उसका मन भर गया तो वो शताक्षी को अपने पास कस के पकड़कर बेड पर लेट गया। उसने शताक्षी के कपड़े पहनने लायक नहीं छोड़े थे, पर वो सोते सोते शताक्षी की तरफ देखकर एक बार फिर बोला। वेदांत बोला, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है डार्लिंग। दरवाजे बंद हैं और बाहर बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस हालत में अगर बाहर जाओगी तो सोचो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। इससे चुपचाप जब तक मैं चाहता हूँ मेरे साथ कॉपरेट करो, फिर तुम्हें जाने दूंगा। इतना कहकर वेदांत ने शताक्षी के होठों को चूमा और फिर उसे अपने करीब करके उसके साथ थोड़ा और रोमांस करने लगा। वेदांत, जो कि 4 घंटों में ना जाने कितनी बार उसके करीब हो चुका था, उसका मन अभी भी नहीं भर रहा था। वो शताक्षी की तरफ देखकर एक बार फिर बोला। वेदांत बोला, क्या बात है बेबी, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, चुपचाप सी हो। लिसन, मुझे ना तुम्हारी चुप्पी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए और मैं कुछ और गलत कर बैठूं, बेहतर होगा कि तुम मुझसे बातचीत करो। और देखो ना, इतना सब करने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा है और मैं करना और चाहता हूँ। चलो मेरा साथ दो ना। इतना कहकर वेदांत ने शताक्षी के होठों को एक बार फिर से चूमना शुरू कर दिया था। वेदांत ने शताक्षी को काफ़ी बड़ा धोखा दिया, जिसकी उम्मीद शताक्षी को बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, आज का दिन ऐसे ही बीता था। रात को वेदांत ने खाना बनाया। वो खाना लेकर कमरे में आया तो उसने देखा कि शताक्षी बिस्तर पर अभी भी बेजान लेटी हुई है। वो उसके पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला। वेदांत बोला, क्या हुआ, तुम अभी भी ऐसे ही लेटी हुई हो? खाना खा लो, ये सब करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तभी शताक्षी बोली, तुम्हारे हाथों से खाना तो दूर, मैं पानी तक ना पीऊँ। वेदांत बोला, तुम्हारे ये खाना ना खाने से और पानी ना पीने से मैं कुछ करूँगा नहीं। इस गलतफहमी में मत रहना, इसलिए चुपचाप खाना खाओ। शताक्षी बोली, कब तक मुझे यूँ कैद में रख पाओगे? कभी ना कभी तो मुझे कैद से छोड़ना पड़ेगा। मैं घर नहीं पहुँची तो मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। वेदांत बोला, किसने कहा है कि मैं तुम्हें रखूँगा? मैं तो कह रहा हूँ कि चली जाओ। तुम्हारा फ़ोन भी यहीं पर रखा हुआ है, पर याद रखना तुम कुछ नहीं कर सकती हो मेरा, इसलिए बेहतर होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो करती जाओ। वैसे तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना कि मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इस सब का एक बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे पास। तुम्हें उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेदांत ने इतना कहा तो शताक्षी उसकी तरफ गुस्से से उसे घूरने लगी। उसको यूँ अपने आप को घूरता देख वेदांत बोला, ऐसे घूरो मत मुझे, फिर से प्यार होने लग जाएगा तुमसे। शताक्षी बोली, मुझे मौका मिला ना तो तुम्हें जहर देकर मार डालूंगी। वेदांत बोला, चलो दिया तुम्हें मौका, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी आसानी से मुझे जहर दे दोगी और मैं कुछ नहीं करूँगा? स्वीट हार्ट, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। तो शुरुआत करें? शताक्षी धीरे से बोली, किस चीज़ की शुरुआत करनी है तुम्हें? वेदांत बोला, मेरे मकसद को अंजाम देने की, जिसका पहला स्टेप थी तुम तो मेरी हो गई। अब बचा तुम्हारा परिवार, तो अब किसे टारगेट किया जाए? तुम्हारे पापा को? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तो तुम्हारी दीदी को। जैसे ही वेदांत ने शताक्षी से उसकी दीदी का कहा तो शताक्षी गुस्से से बोली। वेदांत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। वेदांत बोला, शांत हो जाओ मेरी एंग्री बर्ड, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारी दीदी को, पर जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी दीदी के साथ तुम्हारे रिलेशन कुछ खास अच्छे हैं नहीं। शताक्षी बोली, वो मेरा और मेरी बहन के बीच का पर्सनल मामला है, तुम बीच में ना पड़ो तो बेहतर होगा।
वेदांत बोला, पर मैं तो बीच में आ गया। इस समय उसका चेहरा अजीब सा हो रखा था और उसकी बातें काफ़ी गुस्सा दिलाने वाली हो रखी थी। तभी शताक्षी गुस्से से बोली, प्लीज़ वेदांत, तुम्हें जो दुश्मनी निकालनी है मुझसे निकालो, पर मेरी फैमिली को दूर रखो इन सब से। तुम्हें मेरे पापा का बदला निकालना है ना, वो तुम निकाल चुके हो। तुम्हें नफ़रत जतानी है, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी नफ़रत झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को तुम कुछ नहीं करोगे। वेदांत बोला, ओह, कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं करती तुम अपनी फैमिली से। स्वीटहार्ट, चलो तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। शताक्षी बोली, मैं तुम्हारी कोई भी शर्त नहीं मानूंगी। तभी वेदांत बोला, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है स्वीटहार्ट, सिवाय मेरी शर्त मानने के। तो पहले सुन लो, क्योंकि माननी तो तुम्हें तब भी पड़ेगी। शताक्षी ने कुछ नहीं कहा, पर वो गुस्से से वेदांत को घूर रही थी, मानो उसका बस चले तो वो वेदांत को यही खत्म कर डाले। वेदांत उसकी इस गुस्से भरी निगाह को देख रहा था। वेदांत फिर बोला, ऐसे मत देखो डार्लिंग, मुझे प्यार हो जाएगा तुमसे, और तुम्हें पता है ना, जब मुझे तुम पर प्यार आता है तो मैं क्या करता हूँ। इसलिए आंखें नीची करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे इस तरीके से आंख उठाकर घूरे, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। तुम्हें इन पर साइन करना होगा, और साइन करते ही सब कुछ फिनिश, हमारी डील हो जाएगी। मैं तुम्हारी फैमिली को हर्ट नहीं करूँगा, उन्हें इन्वॉल्व भी नहीं करूँगा, दुश्मनी सिर्फ तुमसे निभाऊंगा। शताक्षी बोली, किस तरीके के पेपर्स हैं ये। वेदांत बोला, खुद ही चेक कर लो, पढ़ी लिखी तो हुई, आखिर राणा इंडस्ट्री की मालकिन जो हो। शताक्षी ने उन पेपर्स को पढ़ा तो वो गुस्से से बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इन पेपर्स पे कभी साइन नहीं करूँगी, समझे तुम। और जो कल रात तुमने किया और आज जो किया वो काफ़ी नहीं था, जो तुम ये सब चाह रहे हो मुझसे। वेदांत बोला, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बहन सफ़र करे तो ठीक है, मत करो सिग्नेचर। शताक्षी बोली, क्या गारंटी कि तुम इसके बाद मेरी बहन से अपना कोई बदला नहीं निकालोगे। वेदांत बोला, मैं वेदांत सिंह राठौर हूँ, मेरी ज़ुबान ही मेरी गारंटी है, मैं धोखेबाज नहीं हूँ जो अपनी बात से पलट जाऊँ। साइन करो इसमें, तुम्हारी बहन की तरफ मैं आँख उठाकर भी नहीं देखूंगा, वादा है मेरा। शताक्षी ने जैसे ही ये सुना तो वो उन फाइल्स को देखने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वेदांत फिर बोला, रोने धोने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, रोना है तो बाद में रो लेना, पहले सिग्नेचर करो और उसके बाद खाना खाओ। और हाँ, मुझे डबल क्रॉस करने की सोचना भी मत, समझी, क्योंकि इससे मुझसे ज़्यादा तुम्हारी बदनामी होगी। सोचो अगर तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा तो कितना बुरा होगा। वेदांत की सारी हरकतें देखकर शताक्षी ने एक बार फिर उसे समझाने का प्रयास किया और बोली, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है वेदांत, मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वेदांत बोला, गलतफहमी मुझे नहीं तुम्हें है। तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि तुम्हारे पापा ने मेरे परिवार के साथ इतना सब कुछ किया। शताक्षी बोली, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। वो एक आइडल इंसान है मेरे लिए, मेरे सुपर हीरो है मेरे पापा। वेदांत बोला, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, और जानती हो तुमसे नफरत करने की मेरी वजह एक ये भी है कि तुम अपने पापा को कुछ ज़्यादा ही हीरो मानती हो। ये जो अकड़ तुम में है ना, वो तुम्हारे बाप की वजह से है, और मैंने ये अकड़ ही तोड़नी है। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुम्हारा बाप वेदांत सिंह राठौर का पूरा नाम सुनते ही थरथरा उठेगा। उसे पता चल जाएगा कि सालों पहले जो गुनाह उसने किया, उस गुनाह की काली परछाई अब उसकी बेटी पर आ चुकी है, और उस परछाई ने उसकी बेटी के वजूद को निगल लिया है। मैंने तुम्हारी आत्मा तक को चोट पहुंचाया, और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बदला। शताक्षी गुस्से से बोली, भले ही उस बदले में इंसान की भावनाएं कुचल जाएं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। वेदांत बोला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मेरे परिवार की भावनाओं की परवाह ना करते हुए मेरे पूरे परिवार को, और सिर्फ परिवार को नहीं, इस राजस्थान में ना जाने कितनी सियासतें ऐसी हैं जो सालों पहले हुए हत्याकांड में अपने परिवारों को गंवा चुकी हैं, खो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। इसलिए ये नफ़रत का सिलसिला ना बहुत लंबा है, और तुम्हारे बाप से सिर्फ मैं ही नफ़रत नहीं करता हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे बाप से बेइंतहा नफ़रत करते हैं। इतने सालों में तुम्हारा बाप, जानती हो इंडिया क्यों नहीं आया? सिर्फ इसी डर की वजह से, और अब वो इंडिया ज़रूर आएगा। शताक्षी बोली, 3 दिन है तुम्हारे पास। जिन पेपर्स पे तुमने मुझसे सिग्नेचर्स करवाए हैं ना, वो पेपर तुम खुद सामने से फाड़ोगे जब मेरे पापा यहाँ आएंगे और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। सामने से पूछूंगी उनसे कि जो तुमने कहा, क्या उसके एक एक शब्द में सच्चाई छिपी हुई है। और याद रखना, मुझे यकीन है मेरे पापा पर, जो तुमने कहा है ना वो सब झूठ होगा। वेदांत बोला, ठीक है जाने मन, तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं दूर कर दूंगा। अब तो फैसला होकर रहेगा। अगर तुम्हारे बाप ने सरेआम लोगों के सामने ये कह दिया कि सालों पहले जो हत्याकांड हुआ था, महाप्रलय आई थी, उसमें उसका हाथ नहीं है, तो कोई सबूत लाकर दिखा दे। मैं सामने से तुम्हारे पैर पर गिरकर माफ़ी मांगकर इन पेपर्स को फाड़ दूंगा। उसके बाद तुम जो सज़ा देना चाहोगी ना, वो मैं मान लूँगा, पर याद रखना, अगर तुम्हारा बाप झूठा साबित हुआ तो तुम क्या सज़ा भुगतोगी, तुम खुद डिसाइड कर लो।
शताक्षी बोली, मुझे मेरे पापा पर पूरा भरोसा है। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम्हें गलतफहमी हुई है और तुम झूठे हो। और हाँ, मैं इस बात पर एग्री करती हूँ, अगर तुमने जो कुछ भी कहा वो झूठा साबित हुआ तो मैं तुमसे माफ़ी मांगनी होगी तुम्हें मुझसे। वेदांत बोला, वो तो मैं बोल ही चुका हूँ जाने मन कि अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मैं सामने से वो सब करूँगा जो तुम पूरे राजस्थान के सामने मुझसे करवाना चाहोगी, फिर चाहे वो तुम्हारे पैरों पर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगना ही क्यों ना हो। पर ये बताओ कि अगर मैं सच्चा साबित हुआ तब तुम क्या करोगी। शताक्षी बोली, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहने को तैयार रहूँगी, लेकिन मुझे पता है मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी वेदांत तिरछी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है स्वीट हार्ट, देखते हैं 3 दिन बाद तुम्हारा बाप जब इंडिया आता है तो उस दिन तुम पर क्या कहर टूटता है। याद रखना, पूरी दुनिया के सामने मैं इन पेपर्स को दिखाकर तुम पर सरेआम अपना हक जताऊंगा, और वहाँ ना अगर तुमने कुछ ना नुकुर की तो मैं क्या करूँगा तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, समझी। शताक्षी बोली, बहुत अच्छे से समझ गई हूँ तुम्हें। वेदांत और शताक्षी के बीच एक ऐसी जंग छिड़ गई थी जिसमें दोनों झुकने को तैयार नहीं थे। शताक्षी का गुस्सा इस समय चरम पर पहुंचा था, तो वहीं वेदांत भी गुस्से में आग बबूला हुए जा रहा था। तभी वेदांत शताक्षी की ओर देखते हुए बोला, वेदांत बोला, अब जब तुमने पेपर्स पर सिग्नेचर कर ही दिए हैं तो एक और राउंड कर लेते हैं। जैसे ही वेदांत ने ये कहा तो शताक्षी ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर दे मारा और गुस्से से बोली। शताक्षी बोली, दोबारा ये शब्द अपनी जुबान पर मत लेकर आना। वेदांत सिंह राठौर, अपनी बात पर कायम रहो। 3 दिन का वक्त दिया है ना तुमने खुद को भी और मुझे भी। 3 दिन बाद जो जीता वो इन सारे दर्दों का सूद समेत हिसाब लेगा। वेदांत बोला, हार जाओगी स्वीट हार्ट, पर याद रखना मैं सच्चा साबित हुआ ना तो इसी बिस्तर पर दोबारा से सुहाग रात मनाऊंगा, और इस बार तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मरी हुई लाश की तरह अगर बिस्तर पर लेटी हुई दिखी तो मैं दिग्विजय राणा का सर्वनाश करने से कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। तुम ही कह रही थी ना कि मैं जो कहूँगा तुम वो सब करोगी, तो मेरी यही इच्छा है। आज से चौथे दिन की शाम मेरी और तुम्हारी होगी, इसी कमरे में, इसी बिस्तर पर। तुम खुद सामने से मुझे अप्रोच करोगी सारी सच्चाई जानने के बाद भी, समझी। इतना कहकर वेदांत ने गुस्से से शताक्षी के गालों को छोड़ दिया और वहां से बाहर चला गया। शताक्षी वेदांत के कमरे से बाहर जाते ही फूट फूट कर जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। काफी देर तक रोने के कारण उसकी आंखें सूज चुकी थी, चेहरा पूरा लाल हो गया था। वो धीरे धीरे कदमों से उठकर बाथरूम में गई तो उसके लोअर पार्ट पर काफी तेज दर्द महसूस हुआ, जो कि वेदांत का दिया हुआ ही था। वेदांत काफी बुरी तरीके से उसके साथ करीब हुआ था। साक्षी धीरे धीरे कदमों से बाथरूम में पहुंची। उसने अपने आप को साफ किया और फिर अपना मुंह धोया। शताक्षी ने अपना चेहरा शीशे में देखा तो खुद के चेहरे को देखकर उसे एक बार फिर रोना आ गया। चेहरा पूरा लाल हो चुका था, बाल बिखरे हुए थे, गर्दन पर और कंधों पर निशान साफ नजर आ रहे थे। शताक्षी के लिए ये पल काटना मुश्किल हो गया था। उसे अब कैसे भी करके घर जाना था, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थी कि घर जा सके। तभी वेदांत कमरे में फिर आया। वो देखना चाह रहा था कि शताक्षी ने खाना खाया या नहीं। उसे कमरे में शताक्षी नहीं दिखी। बाथरूम की लाइट्स ऑन दिखी तो दरवाज़ा भी हल्का खुला हुआ था। वेदांत बिना दरवाज़ा नॉक किए सीधे बाथरूम में घुस गया तो उसे शताक्षी वॉश बेसिन के सामने खड़ी दिखाई दी। वेदांत उसके पीछे आया और बोला, वेदांत बोला, खाना खा लो जाने मन, वैसे भी मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी स्वीट हार्ट। शताक्षी बोली, तुम्हारे हाथों से ना खाना तो दूर की बात, पानी पीना भी ठीक नहीं समझती मैं, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगी। वेदांत बोला, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ अभी जाने मन, खाना खा लो, नहीं तो ज़बरदस्ती खिलाना भी आता है मुझे, और मेरा ज़बरदस्ती करना तो तुम जानती हो। शताक्षी गुस्से से बोली, यही तो आता है तुम्हें, ज़बरदस्ती करना, इंसानों के साथ खेलना, किसी इंसान की रूह को चोट पहुंचाना। और सीखा क्या है तुमने। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बाप ने भी यही सब किया होगा तुम्हारी माँ के साथ, तभी तुम पैदा हुए। जैसे ही शताक्षी ने गुस्से से ये कहा तो वेदांत ने एक जोरदार थप्पड़ शताक्षी के गाल पर दे मारा। शताक्षी थप्पड़ संभाल नहीं पाई और ज़मीन पर गिर पड़ी। वेदांत का गुस्सा इस समय काफ़ी तेज हुआ था। वेदांत ज़मीन पर पड़ी शताक्षी की ओर देखते हुए गुस्से से उसके बालों को दबाकर जोर से खींचते हुए बोला। वेदांत गुस्से से बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी माँ के बारे में ये शब्द कहने की। दोबारा अगर ये शब्द निकाला अपने मुंह से ना तो तेरी जुबान खींच लूँगा। शताक्षी फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए बोली, अपनी माँ पर बात आई तो गुस्सा आ गया, और जो तुमने किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ किया है वो क्या है। अब तुम्हें उस दर्द का एहसास पता चला। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे वजूद को मिटा कर रख दिया। इस शीशे में मुझे खुद की शक्ल देखती हूँ ना तो मुझे घिन आती है खुद से। वेदांत बोला, ज़िंदगी भर आएगी फिर तुम्हें ये घिन, क्योंकि तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर के बंधन में हो, समझी तुम। और हाँ, मेरे बाप ने कभी मेरी माँ से ऊंची आवाज़ में तक बात नहीं की है, चाहे उनके बीच में लड़ाई हो रही हो कितनी भी। वो हमेशा मेरी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे भी वही सिखाया है, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी रगों में उस दिग्विजय राणा का खून है
और वो खून देखकर ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि जिसको दिग्विजय राणा ने मारा था ना, वो सिर्फ मेरे बड़े पापा या मेरी बड़ी मम्मी नहीं थे, बल्कि वो मेरे मौसा और मौसी भी थे। शताक्षी वेदांत के मुंह से ये सच्चाई सुनकर हैरानी से वेदांत को देखने लगी। वेदांत फीकी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोला। वेदांत बोला, क्या हुआ? चौंक गई सच्चाई सुनकर। सही कह रहा हूँ मैं। काशी माँ मेरी माँ की बहन थी और बड़े पापा मेरे पापा के सगे जुड़वा भाई थे। मेरी बड़ी माँ और मेरी माँ सगी बहनें थी, जो कि सालों बिछड़ने के बाद एक दूसरे से मिली थी। बहनों का प्यार तो समझती होगी ना तुम, जैसे तुम अपनी बहन से मिलने के लिए तरसती हो, उनसे प्यार से बात करने के लिए तरसती हो ना। मेरी माँ और उनका पूरा परिवार सालों तक तड़पता रहता था, लेकिन जब वो मिली तो हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। तो तुम्हारे बाप से वो खुशी देखी नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी के लालच में उसने दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभाई। इससे दोबारा मेरे खानदान पर जाने की कोशिश भी मत करना, समझी? इतना कहकर वेदांत ने गुस्से में शताक्षी को वहीं ज़मीन पर छोड़ दिया और वहाँ से बाहर कमरे की तरफ आ गया। उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसके हाथों की नसें साफ नज़र आ रही थी। वो कमरे से बाहर आया तो टेबल पर रखे कांच के मग को उसने गुस्से से तोड़ दिया। अचानक कांच टूटने की आवाज़ से शताक्षी भी सहम गई। उसने वेदांत का गुस्सा तो देखा था, लेकिन उसे इस तरीके से गुस्से में शताक्षी देखकर डर चुकी थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वेदांत उसके पिता से कितनी नफरत करता है। अब शताक्षी को ये डर हो रहा था कि कहीं वेदांत की कही बातें सच हुई तो वेदांत उसके साथ क्या करेगा। शताक्षी की सांसें तेज तेज चलने लगी। वो धीरे धीरे कदमों से बाहर आई। कमरे में पहुंची तो कमजोरी के कारण वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। वेदांत भी उस समय कमरे में नहीं था। वो गुस्से से कमरे से बाहर जा चुका था। में शताक्षी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। लगभग 1 घंटे बाद वेदांत कमरे में आया तो उसे कमरे में काफ़ी शांति महसूस हुई। वेदांत ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे का दरवाज़ा बंद ही किया था कि तभी उसे बेड पर शताक्षी बेहोशी की हालत में दिखी। वेदांत दौड़ते हुए शताक्षी के पास आया। उसने शताक्षी को उठाया और फिर बिस्तर पर लिटा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शताक्षी को इस समय क्या हुआ है। उसने तुरंत अपने मैनेजर को फ़ोन किया और फिर उसे एक फ़ीमेल डॉक्टर लेकर आने के लिए कहा। साथ ही में ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। मैनेजर जानता था कि शताक्षी अभी उसके साथ है और जब मैनेजर को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि फ़ीमेल डॉक्टर को लेकर आया जाए तो वो घबरा गया, पर अपने बॉस से कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में वो फ़ीमेल डॉक्टर को लेकर आ गया। फ़ीमेल डॉक्टर ने जब शताक्षी को एग्जामिन किया तो उसे एक इंजेक्शन देने के बाद वो वेदांत की तरफ देख कर बोली। डॉक्टर बोली, मिस्टर राठौर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वेदांत ने डॉक्टर की ओर देखा और बोला। वेदांत बोला, हाँ डॉक्टर बोलिए। डॉक्टर बोली, देखिए आपको इनके साथ इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। जिस तरीके से आप इनके साथ इंटीमेट हुए हैं, इनकी बॉडी झेल नहीं पाई है। स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई हैं और शायद कमज़ोरी की वजह से भी। क्या इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया? वेदांत बोला, नहीं डॉक्टर। डॉक्टर बोला, प्लीज़ थोड़ी केयरफुल होकर करिएगा जो भी करना है। आपकी वाइफ इस समय इस हालत में नहीं है कि वो दोबारा से आपके साथ कोई भी करीबी रिश्ता कायम कर सके। मेरी मानिए तो कुछ दिन अवॉइड करिए। वेदांत बोला, डॉक्टर ये पहली बार था उनका, इस वजह से। डॉक्टर बोला, हाँ मैं समझ रही हूँ, पर फिर भी आपको इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। अगर आपको पता है कि ये इनका फर्स्ट टाइम है तो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। वेदांत बोला, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। वेदांत के यूँ कहने पर डॉक्टर वहाँ से वेदांत को सब कुछ समझा कर जा चुकी थी। वहीं वेदांत ने डॉक्टर को अच्छे से समझा दिया था कि ये बातें बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर को अपनी जान और अपनी जॉब दोनों ही प्यारी थी, इसलिए वो भी वेदांत की धमकी से डर चुकी थी। वहीं वेदांत का मैनेजर अशोक उस डॉक्टर को लेकर वहाँ से जा चुका था। खैर, क्या मोड़ लेगी कहानी आगे, जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।